गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ते हैं क्लास 6 का पार्ट 8 बाथरूम की फिसलन। ठीक है, अपन पढ़ना शुरू करते हैं। आप यह न समझें कि परसाई के वैष्णव के फिसलन की तर्ज पर बाथरूम की फिसलन लिख रहा हूँ। इसके लेखक हैं डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी। ठीक है, इस पाठ को लिखा है किसने? डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी ने। आप यह न समझें कि मैं परसाई के वैष्णव की फिसलन की तर्ज पर बाथरूम की फिसलन लिख रहा हूँ। दरअसल यह भुक्तभोगी का दर्द बयां है। न जाने वह कौन सी घड़ी थी कि सवेरे ही बाथरूम की सीढ़ी पर फिसल कर अपने दाहिने पैर की हड्डी तोड़वा बैठा। वैसे फिसला बायां पैर था, लेकिन चोट आई दाहिने पैर में। इस दुनिया में ऐसा ही होता है कि अपराधी कोई हो और सज़ा किसी को मिले। मुझे बड़ा क्रोध आया। डॉक्टर जो संतोष कुमार तिवारी हैं, इसमें बता रहे हैं कि आप यह न समझें कि जैसे कि परसाई जी ने वैष्णव की फिसलन लिखी है, मैं उसकी तरह लिख रहा हूँ बाथरूम की फिसलन। ये ऐसा नहीं है, ये दर्द बयां है। भुक्तभोगी मतलब जिसने भी दर्द सहा है, जैसे कि लेखक ने दर्द सहा है, वो बाथरूम में गिर गया है, वो अपना दर्द बता रहा है कि न जाने आज कौन सा ऐसा दिन था कि मैं बाथरूम में सीढ़ी पर से फिसल गया, लेकिन मेरा दाहिना और दाहिने पैर की हड्डी तोड़वा बैठा। बोल रहा है लेकिन मेरा बायां पैर फिसला था, लेकिन मुझे दाहिने पैर में चोट आई और मुझे दाहिने पैर में दर्द है। लेकिन इस दुनिया में ऐसा ही होता है कि अपराधी कोई होता है और सज़ा किसी और को मिलती है। ऐसा कहने का अर्थ उनका ये है कि उनका फिसला तो बायां पैर था, लेकिन उनको चोट कहाँ आई थी? दाहिने पैर में आई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोगों ने पूछा, क्यों बाथरूम में ज़्यादा काई लग गई थी क्या? मैंने कहा, मेरा बाथरूम इतना साफ़ है कि लोग तो गर्मी की दोपहर में वहीं घंटों बैठे रहेंगे। एक दूसरे मित्र ने आकर दुख व्यक्त किया, यार अपने ही घर में हड्डी तोड़वा बैठे, बड़ा दुख हुआ। मैं समझ गया वे व्यंग कर रहे हैं। कवि बोल रहे हैं कि कई लोग मुझे देखने आए और सबने अपनी अपनी टिप्पणियाँ की, सबने अलग अलग बोला। कोई बोला कि यार बाथरूम में काई लग गई थी, तो और मैंने कहा नहीं यार, बाथरूम तो मेरी इतनी साफ़ है कि आप वहाँ घंटों बैठे रह सकते हैं और बहुत साफ़ सफाई है मेरी बाथरूम में, ऐसा नहीं है। तब दूसरा मित्र आकर बड़े दुख के साथ बोलता है, अरे अपने ही घर में हड्डी तोड़वा बैठे, बड़ा दुख हुआ है समझकर। तो कभी समझा कि ये मुझे व्यंग कर रहे हैं। व्यंग करना मतलब ताने देना, ये मुझे ताने दे रहे हैं। मैंने उन्हें समझाया, भाई मेरे किसी दूसरे के घर जाकर अथवा सड़क पर हड्डी तोड़वाने से बेहतर है कि घर में ही टूट जाए। कभी कहते हैं कि अरे भाई, मैंने उन्हें बताया, कभी उन्हें बता रहे हैं कि भाई कहीं किसी दूसरे के घर में हड्डी तोड़वाने से अच्छा है, कहीं रोड पर गिरने से अच्छा है कि मैं घर पर ही अपनी हड्डी तोड़वा लूँ या टूट जाए। मेरे एक साहित्यिक मित्र आए और कहने लगे, अक्सर व्यंग्यकार और साहित्यकार बाथरूम में फिसलते ही हैं। परसाई कुछ साल पहले फिसल गए थे और कुछ माह पहले डॉक्टर वर्मा भी। तुम क्यों व्यंगों में दूसरों को गिराते हो? इसलिए खुदा तुम्हें बाथरूम में गिराता है। मैं उनकी बात सुनकर चुप रह गया था, क्योंकि समझ ही नहीं पा रहा था कि वे मेरी प्रशंसा कर रहे हैं या निंदा कर रहे हैं। बड़े आदमियों के साथ अपने नाम को जुड़ता देखकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ। सोचा कि परसाई की तरह मैं भी अपनी टूटी टांग को साहित्य में कैश करूँगा, यानी कि इस पर इतना लिखूँगा कि शोहरत और दौलत दोनों मिले। इसमें लेखक बता रहे हैं कि एक साहित्यिक मित्र, उनके जो लिखने वाले थे साथ में, वो उनसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि अक्सर व्यंग्यकार जो व्यंग करते हैं और जो साहित्य के ऊपर लिखते हैं, वो हमेशा बाथरूम में ही क्यों फिसलते हैं या बाथरूम में ही फिसलते हैं। जो परसाई थे लेखक, वो भी फिसल गए, और जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा थे, वो भी लेखक थे, वो भी फिसल गए।
क्यों? उन्होंने बोला ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग अपने व्यंग्यों से लिखते हैं ना, तो उसमें व्यंग करते हैं, तो व्यंग्यों से दूसरों को गिराते हो, इसीलिए आप लोगों के साथ होता है कि आप लोग बाथरूम में आकर फिसल जाते हो। तब उनको लगा, वो समझ नहीं पाए कि ये मेरी तारीफ़ कर रहे हैं या मुझे मेरी बुराई कर रहे हैं। अब उन्होंने बोला बड़े आदमी हो, लेकिन उन्होंने सोचा कि इतने बड़े बड़े साहित्यकारों व्यंग्यकारों के साथ मेरा नाम जुड़ा, तो उनको मन ही मन बहुत खुशी हुई और उन्होंने कहा कि परसाई की तरह मैं भी अपनी टूटी टांग के ऊपर इतना लिखूंगा कि लोग बहुत इसको पढ़ें और मुझे बहुत पैसा और प्रसिद्धि मिले। अपन आगे पढ़ते हैं। चूँकि मेरा व्यवसाय अध्यापन है, इसलिए हमदर्द छात्र छात्राओं ने भी अपने को पीछे नहीं रखा। एक छात्रा ने आकर बड़े भोलेपन से पूछा, क्यों सर, एक ही पैर में लगा है क्या? मैंने तुरंत फरमाया, गनीमत है, फिलहाल तो एक में ही लगा है। मेरी पत्नी ने झल्लाते हुए कहा, तुम्हारी क्या मंशा है, दोनों में लगना था क्या? चूँकि मेरा व्यवसाय अध्यापन है, अध्यापन मतलब पढ़ाना, उनका काम पढ़ाना है, इसलिए कई छात्र छात्राएं स्टूडेंट उनसे मिलने आए और उन्होंने भी अपना बड़े भोलेपन से एक छात्रा ने आकर पूछा, क्यों सर, एक ही पैर में लगा है क्या? तब उन्होंने बोला, अच्छा है कि एक ही पैर में लगा है, फिलहाल तो एक ही पैर में लगा है और ये अच्छी बात है कि एक ही पैर में लगा। तब उनकी पत्नी को गुस्सा आता है, तुम्हारी क्या मनसा मतलब होती इच्छा है, तुम्हारी क्या इच्छा है, दोनों पैर टूट जाते क्या? आगे पढ़ते हैं। मेरे ठहाके के बीच बात आई गई हो गई, यूँ तो फिसलन वैसे भी अच्छी बात नहीं है, यह तो गनीमत थी कि प्रौढ़ अवस्था में मेरा पैर फिसला, वह भी बाथरूम में। नदी में पैर फिसल जाए तो संभव है आदमी लहरों के हवाले हो जाए, लेकिन मैंने सोचा गनीमत है, यानी प्रभु ने मुझे खूब बचाया। मेरे आस्तिक मित्र यही समझते रहे कि ईश्वर ने किसी बड़ी घटना से आपको बचाया है, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। मैं उन कर्मपरायण व्यक्तियों को यही कहता रहा कि मुझे खुदा ने रियायत कम कर दी, क्योंकि 2-4 दिन की परेशानी देकर वह मुझे 3 माह के प्लास्टर से बचा सकता था। इस तरह मैं अपनी टूटी हड्डी लेकर दिल बहलाता रहा। तब उनकी पत्नी के बीच बात हंसी मजाक में हो गई, बात आई गई सी हो गई। यह तो बाथरूम में फिसलना अच्छी बात नहीं है, कि ये तो अच्छी बात रही कि वो प्रौढ़ावस्था थी उनकी, मतलब ना तो वो बूढ़े थे ना जवान थे, 30-40 वर्ष की उम्र रही उनकी। तो उन्होंने कहा ये तो अच्छा रहा है कि मैं प्रौढ़ावस्था में मेरा पैर फिसला, और किसी नदी में अगर अपना पैर फिसल जाए तो आदमी कहाँ लहरों के हवाले हो जाए, यानी कि नदी में गिर जाए। मैंने सोचा अच्छा है, गनीमत है कि प्रभु ने मुझे खूब बचाया, मतलब ईश्वर की कृपा रही मेरे ऊपर। मेरे कई आस्तिक मित्र तो यही समझते रहे, आस्तिक मतलब पूजा करने वाले, जो पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, वो कुछ लोगों ने उनसे बोला कि अच्छा रहा, आपको ईश्वर ने बहुत बड़ी घटना से बचा लिया, और मैं नहीं तो बहुत बड़ी होने से कुछ भी हो सकता था, गिर कर सिर में भी लग सकता, मतलब कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट है, कुछ भी हो सकता है। तब उन्होंने बोला कई कर्मपरायण व्यक्तियों से यही कहता रहा कि मुझे खुदा ने रियायत दी। उन्होंने बोला कि मुझे ईश्वर की बहुत सहायता रही कि मेरी पैर की हड्डी टूटी, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि मुझे गिराकर मुझे 3-4 माह के प्लास्टर से बचा लेता ईश्वर, थोड़ा बहुत दर्द देता रहा। यह सोचकर मैं अपना मन बहलाता रहा, ये लेखक कह रहे हैं। मैंने पोर्टेबल टीवी तो सुना था, लेकिन पोर्टेबल एक्सरे नहीं। हड्डी के टूटने से मेरे जनरल नॉलेज में इजाफा हुआ। मैंने अपने डॉक्टर मित्र को पोर्टेबल एक्सरे मशीन के साथ आते देखा, पेंच पुर्जे जमाते देखा, और कुछ क्षणों के लिए मन ही मन अपने को VIP समझा। प्रभावशाली इष्ट मित्रों के सहयोग से और डॉक्टर के सौजन्य से कच्चा और पक्का प्लास्टर घर पर ही हुआ। दोनों बार मेरे मित्र और शिष्य इर्द गिर्द रहे। मैंने डॉक्टर से ज़्यादा 1 दर्जन मित्रों को देखा। मेरा प्लास्टर साहित्यिक वातावरण में हुआ। अस्पताल में दुर्गंधमय वातावरण से ईश्वर ने मुझे बचाया। प्लास्टर के दौरान एक मित्र ने कहा, और लिखो व्यंग दूसरों पर, ईश्वर ने तुम्हें चोट दी है। इसमें कवि लेखक कह रहे हैं
कि मैंने पोर्टेबल टीबी तो सुना था, लेकिन पोर्टेबल एक्सरे नहीं सुना था। हड्डी टूटने से लेखक कह रहे हैं कि जब मेरी हड्डी टूटी तो मेरे जनरल नॉलेज में भी इजाफा हुआ, मुझे एक्सरे मशीन देखने को मिली। ये एक्सरे मशीन कैसी होती है ये देखने को मिला। कई लोगों की सहायता से मुझे घर पर ही प्लास्टर हो गया, मुझे डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़ा, घर पर ही मेरा कच्चा और पक्का प्लास्टर हो गया। और ऐसे में जब डॉक्टर उसको घर में देखने आए तो लेखक क्या समझ रहा है कि मैं बहुत VIP हूँ, ऐसी सोच उसने अपने मन में लाई। बोला मेरा प्लास्टर एक साहित्यिक वातावरण में हुआ, मतलब मेरे घर में ही हुआ, हॉस्पिटल में नहीं हुआ है, अस्पताल के दुर्गंध मतलब बदबूदार वातावरण में नहीं हुआ है। वो ईश्वर को धन्यवाद देता है कि आपने मुझे ऐसे दुर्गंधमय वातावरण से बचाया। प्लास्टर के दौरान जब उनका प्लास्टर हो रहा था तब एक दोस्त ने उनसे बोला, एक मित्र ने उनसे बोला कि ऐसा आपके साथ इसलिए हुआ है क्योंकि आप व्यंग लिखते हो दूसरों पर, इसीलिए आपको इसकी सज़ा ईश्वर ने दी है। तब वो उत्तर देते हैं, मैंने उत्तर दिया, मैंने तो लोगों को मानसिक आघात दिए थे, लेकिन ईश्वर ने मुझे शारीरिक चोट क्यों दी। वो बोलते हैं कि वो अपने दोस्त को उत्तर देते हैं कि मैंने तो लोगों को मानसिक मतलब दिमागी टेंशन दी थी, लेकिन मुझे ईश्वर ने शारीरिक परेशानी क्यों दी। तब दूसरे मित्र ने फरमाया, डॉक्टर साहब अगर एनेस्थीसिया की ज़रूरत हो तो यहाँ कई कवि मौजूद हैं, कविताएं शुरू कर दें, मरीज बेहोश हो जाएगा, प्लास्टर आराम से बन जाएगा। लोगों की राय यह थी कि यदि कवियों को समाज उपयोगी बनाना है तो अस्पताल में उनकी ड्यूटी लगाई जाए। वे ऑपरेशन कक्ष में मरीज को कविताएं सुनाकर आवश्यकता अनुसार ऑपरेशन के समय बेहोश करें, किंतु इस समय निर्णय में यह परेशानी है कि कवियों के भाव बहुत बढ़ जाएंगे और वे डॉक्टर की फीस से ज़्यादा पैसे लेने लगेंगे। एक दूसरे दोस्त उनका बोलता है, डॉक्टर साहब अगर एनेस्थीसिया एक इंजेक्शन होता है जिससे कि मरीज बेहोश हो जाता है। तब वो बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब अगर प्लास्टर के लिए एनेस्थीसिया की ज़रूरत हो तो हम लोग अपनी कविताएं सुनाना स्टार्ट कर दें, हमारी कविताएं सुन के शायद ये बेहोश हो जाएं। और मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों को कवियों के लिए समाज उपयोगी बनाने के लिए अस्पताल में कवियों की ड्यूटी लगाई जाए और वह आवश्यकता अनुसार मरीजों को कविताएं कहानी सुनाएं, और जिससे कि लोग ऑपरेशन के समय बेहोश हो जाएं। लेकिन ऐसा होने से कवियों के भाव बहुत बढ़ जाएंगे और वो डॉक्टरों से ज़्यादा फीस लेने लगेंगे। ठीक है। मित्रों ने मुझे कई बार समझाया कि 3 माह बिस्तर पर पड़े रहोगे तो अपने आप संत और ऋषि बन जाओगे। किसी ने कहा राम का नाम लेना शुरू करो, सारे पाप धुल जाएंगे। दूसरे ने समझाया कि एक उपन्यास लिख डालो तो शायद जितना आर्थिक नुकसान हुआ है वह रॉयल्टी से वसूल हो जाएगा। मैंने यह तो नहीं किया, लेकिन उन तमाम स्थानीय कवियों की रचनाएं इस बीच सुनता रहा और सहता रहा, जिन्हें शायद कभी 1-2 कविताएं सुनने के बाद पास नहीं फटकने देता था। मालूम नहीं यह मेरी मजबूरी थी या उनका सौभाग्य। मैंने डॉक्टर से स्लिम फास्ट के लिए सलाह मांगी। उनका कहना था कि मेरे मरीज का वज़न बढ़ता ही है, घटता नहीं। मैं चुप हो गया। एकांत में कभी मैं अपनी आप पर खींचता ही ऐसी भी क्या लापरवाही थी कि बाथरूम में गिर पड़े। कभी नियति को कोसता, कभी ईश्वरवादी बनकर कष्ट निवारण के आत्मनिवेदन करता। इस बीच 2-4 व्यंग और समीक्षाएं जरूर लिख पाया, लेकिन उपन्यास की बात दिल में रह गई। इसकी वजह यह थी कि एक साथ शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पीड़ा की चपेट में आकर लिखने का दुस्साहस एक मास्टर नहीं कर पाता। हाँ, छात्रों को परीक्षा के समय यथाकथा पढ़ाने की चेष्टा जरूर करता रहा। इन दिनों मेरा लीवर मुझ पर खुश था क्योंकि मैं बहुत कम खाता था। कवि बता रहे हैं कि मुझे कई बार मित्रों ने समझाया कि तुम अब बिस्तर पर आराम कर रहे हो और 3 माह तक तुम बिस्तर पर पड़े रहोगे और तुम संत बन जाओ, ऋषि बन जाओ, साधु बन जाओ। तब किसी ने कहा कि तुम तो राम का नाम लेना स्टार्ट कर दो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो दूसरे ने समझाया और किसी और ने समझाया कि आप उपन्यास लिख लो। और
अगर उपन्यास लिखोगे तो शायद इतना अच्छा हो जाए कि तुम्हारा जो आर्थिक नुकसान, मतलब जितने पैसे खर्च हुए हैं उपन्यास लिखने से उतने पैसे कमा लो, उतना तुम्हारा नुकसान वसूल हो जाएगा। तब उनने कहा कि मैं यह तो नहीं कर पाया, मैंने कई स्थानीय कवि, मतलब जितने वहाँ के कवि थे जिन्होंने लिखे थे उनकी कई रचनाएं वो सुनते रहे और उन्होंने अपनी भी कुछ कविताएं सुनी, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि मजबूरी इतनी हो, यह मजबूरी है मेरी या मेरा सौभाग्य कि मुझे लोगों की इतनी कविताएं सुनने को मिल रही हैं। उनका कहना था, उन्होंने डॉक्टर से बोला कि मेरा वजन बढ़ जाएगा, तो उन्होंने अपने दुबले होने के लिए, पतले होने के लिए कुछ सलाह मांगी डॉक्टर से। तब डॉक्टर ने बोला कि जब मरीज बिस्तर पर रहेगा तो उसका तो वजन बढ़ेगा ही, इसके लिए कभी अपने लिए खींचता रहा, अपने ऊपर कोसता रहा कि ऐसी क्या सोच थी तुम्हारी, ऐसे क्या कर रहे थे जो तुम बाथरूम में फिसल गए। और तब उसने कहा कि यह बात मेरी दिल में ही रह गई कि मैं लोगों की समीक्षाएं नहीं कर पाया, समीक्षाएं नहीं लिख पाया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शारीरिक और मानसिक तनाव में था। हाँ, लेकिन मैं बच्चों को कुछ समय के लिए पढ़ा देता था, और मेरा लीवर मुझ पर बहुत खुश था, क्योंकि बिस्तर पर पड़े लेखक कम खा रहा था। ठीक है, बिस्तर पर लेटे लेटे ही दार्शनिक हो गया। मैंने अपने कई साथियों से कहा, यार हड्डी टूटी जुड़ती रहती है, असल बात यह है कि आदमी के भीतर का मनोबल ना टूटे। मैं इस तरह के फ़लसफ़े से मानवीय संकल्पों की दुहाई देता और आदमी के अपराजीय संघर्ष की बात करता। मुझे मालूम नहीं कि मैं अपने को बहला रहा था या हर सामने वाले को गुमराह कर रहा था। हाँ, एक बात यह इस बीच ज़रूर हुई, जब बाहर से कोई मित्र बंधु मुझे देखने आते तो मैं बहुत खुश होता कि चाहने वालों की कमी नहीं है। चूँकि एक पत्रकार मित्र ने यह हादसा समाचार पत्र में दे दिया था, इसलिए मैंने जानने की कोशिश करता कि समाचार पढ़कर कितने लोग देखने के लिए आए। दरअसल दर्द में आदमी आने वाले हमदर्दों का पूरा रिकॉर्ड रखता है और न जाने वालों का मानसिक लेखा जोखा बना लेता है। यहाँ ओढ़ी हुई दार्शनिकता काम नहीं देती, हड्डी टूटने का ध्यान बना रहता है। मेरा फ़लसफ़ा मेरे एक मित्र ने कहा कि दर्द सबको मांझता है, आप भी उच्चतर भावभूमि पर पहुँच रहे हैं। मैंने कहा, इस पंक्ति के रचयिता को मृत्यु लोग छोड़ चुके हैं, कम से कम तुम मेरा कमरा छोड़कर मुझे दैनिक क्रियाओं के लिए मुक्त करो। वे ठहाका मारकर चले गए और मैंने अपने भारी भरकम शरीर की टूटी हड्डी और 21वीं सदी के काल्पनिक चित्र अपने दिमाग में सजोने लगा। यहाँ पर कवि कह रहा है कि बिस्तर पर जब लेटे लेटे मैं दार्शनिक हो गया था, देखने वाला हो गया था, और मेरे कई साथियों ने मेरे कई दोस्तों ने मुझसे बोला कि हड्डी तो टूटती और जुड़ती रहती है, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अंदर से ना टूटे, उनका मनोबल ना टूटे, वो अंदर से ना टूटता है। अपन बीमार होते हैं, अच्छे हो जाते हैं, लेकिन उस समय हम दुखी ना रहें, बीमार ना रहें। इसके लिए कल कवि ने अपनी बात कही, उन्होंने कहा हाँ मैं ये तो ज़रूर सोचता हूँ, और इतने समय लोग जो बीमारी में देखने सुनने के लिए आते हैं, बोलने के लिए आते हैं, लोग दर्द के समय उनका रिकॉर्ड रखते हैं, उनकी जानकारी रखते हैं कि कितने लोग मुझे देखने आए, कितने लोग मुझे देखने नहीं आए। यहाँ पर अपनी जो दूसरों का दिखावा काम नहीं आता है, यहाँ अपना हड्डी टूटने, अपना दर्द बराबर बना रहता है। ये तो बातचीत है। इसमें कवि ने बताया है कि यहाँ पर लोग अपने बातों को बता रहे, यहाँ पर लोग तो कई बातें करते हैं, लेकिन इसमें हमारा दर्द कहीं कम नहीं होता है। इसमें बाथरूम की फिसलन एक यथार्थ घटना है जिसे व्यंग्य के लहजे में लिखा गया है। लेखक अपने बाथरूम में फिसल जाता है, जिसकी वजह से उसके दाहिने पैर की हड्डी टूट जाती है, पैर में प्लास्टर हो जाता है और लेखक 3 माह के लिए बिस्तर पकड़ लेता है। लेखक को करीबी लोगों से को पता चलता है तो एक एक करके उसे देखने आते हैं। देखने के क्रम में भी तरह तरह की टिप्पणियाँ करते हैं, बातें करते हैं। कोई कहता है उसके बाथरूम में काई लगी होगी, तो कोई व्यंग में बोलता है कि व्यंगकार और साहित्यकार तो बाथरूम में जरूर फिसलते हैं। एक मित्र ने यहाँ तक कह दिया कि व्यंग लिखकर दूसरों को चोट पहुँचाते हो, इसीलिए ईश्वर ने तुम्हें यह सजा दी है और तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। सबकी टीका टिप्पणी सुनकर
कभी चुप रहता है और 3 माह का समय बड़ी मुश्किल से वह काट लेता है। डॉक्टर उसको प्लास्टर चढ़ा देता है। 3 माह तक वह बिस्तर पर पड़े रहते हैं। लेखक के सामने बिस्तर पर पड़ने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं रहता है। वह अपना समय काटता रहता है। कई उसके प्रशंसक रहते हैं और कई उसके बुरा करने वाले रहते हैं, लेकिन लेखक का आत्मविश्वास खोने लगता है। अतः आदमी हमेशा आत्मबल बनाए रखे, मतलब आत्मविश्वासी रहे, ये सबसे बड़ी बात है। लेखक इस बात से बड़ा खुश होता है कि मेरे इतने सारे प्रशंसक हैं। रोज़ आने जाने वालों का तांता लगा रहता है, रोज़ आते जाते उसको देखते हैं, कई हंसी मजाक करते हैं, व्यंग्य करते हैं। यहाँ पर व्यंग्य के माध्यम से लेखक ने जीवन की सच्चाई की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। और व्यंग्य का केंद्रीय भाव है हमारा मनोबल नहीं टूटना चाहिए। अपन चाहे कितने ही बीमार हो जाएं, कितने ही दुखी हो जाएं, कितने ही परेशान हो जाएं, हमारा मनोबल नहीं टूटना चाहिए। यह इस लेखक ने बताया है कि हम कितने ही परेशान रहें, हमारा मनोबल नहीं टूटना चाहिए, हम अंदर से नहीं टूटने चाहिए। ठीक है बच्चों, आज अपन ने पढ़ा पाठ 8 बाथरूम की फिसलन। लेखक थे संतोष कुमार तिवारी। इस पाठ का पूरा कहने का अर्थ ये है कि हमारा मनोबल नहीं टूटना चाहिए। ओके बच्चों।